दोस्तों, मैं अनुज वर्मा आप सभी लोगों का स्टडी 81 पर स्वागत करता हूं। पिछले टॉपिक में हमने मानव कंकाल के बारे में सीख लिए थे। आज हमारा टॉपिक है पेशी तंत्र, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम क्या होता है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। देखो, हमारे शरीर में अस्थि तंत्र तथा बाह्य त्वचा के बीच का अधिकांश भाग मांसपेशियां मसल्स से निर्मित होती हैं। जैसे जो हमारे अस्थि तंत्र है, जो हड्डियां होती हैं और जो बाह्य त्वचा होती हैं, तो उसके बीच का अधिकांश भाग किससे निर्मित होता है? वो मांसपेशियों से निर्मित होता है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मसल्स। अब देखो, पेशियां जो पेशी कोशिकाओं से द्वारा निर्मित होती हैं। पेशियां क्या होती हैं? वो पेशी कोशिकाओं से निर्मित होती हैं। मसल सेल्स, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मसल सेल्स, पेशी कोशिकाओं से निर्मित होती हैं। यह संकुचनशील होती हैं। यह संकुचनशील ऊतक हैं। जो हमारी पेशी कोशिकाएं हैं वो क्या हैं? संकुचनशील ऊतक हैं, जिसको संकुचनशील कॉन्ट्रैक्टाइल कहते हैं, जो संयोजी ऊतक होते हैं। जैसे देखो, जो पेशियां होती हैं वो पेशी ऊतक से निर्मित होती हैं, पेशी कोशिकाओं से निर्मित होती हैं, और ये कोशिकाएं क्या होती हैं? ये संकुचनशील ऊतक होती हैं। फिर देखो, संकुचनशील, जिसकी कोशिकाएं लंबे तंतुओं के रूप में होती हैं, उसी को जान लो, फिर संकुचनशील ऊतक होते हैं। जिसकी कोशिकाएं क्या होती हैं? लंबी होती हैं, लंबे तंतुओं की बनी होती हैं, वो हमारे संकुचनशील ऊतक होते हैं। फिर ध्यान दें, देखो, संकुचनशीलता जीवद्रव्य का प्रमुख लक्षण है। संकुचनशीलता जीवद्रव्य का प्रमुख लक्षण है, जो पेशीय ऊतक की कोशिकाओं में सर्वाधिक होता है। जो क्या होता है? जो पेशीय ऊतक की कोशिकाओं में सबसे ज्यादा होता है। ये देखो, जंतुओं की एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने एवं अंगों को हिलाने की क्षमता या लोकोमोशन या और मोमेंट वो किसके द्वारा से होती है? वो पेशी ऊतक के कारण ही होती है। जैसे जो जंतु होते हैं, मानव होता है, तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने और अंगों को हिलाने, इधर उधर हिलाते हो, तो किसके कारण होता है? तो पेशी ऊतक के कारण होता है। अब देखो, अच्छा एक बात बताइए आप लोग, एक बात बताइए कि पेशी कोशिकाएं कैसे बनती हैं? जो पेशी कोशिकाएं होती हैं ये कैसे बनती हैं? तो देखो, इसका आंसर क्या है? जब जो भ्रूण होता है, भ्रूण के जो मीसोडर्म में ये पेशी कोशिकाएं बनती हैं, भ्रूण के मीसोडर्म में। लेकिन इसका एक अपवाद है, अपवाद कौन सा होता है? जो आंखों की आइरिस होती है, आंखों की आइरिस और आंखों में जो सिलियरी पाई जाती, कछाब, तो वो कहाँ पर बनती हैं? वो भ्रूण के एक्टोडर्म में से बनती हैं, भ्रूण के एक्टोडर्म से बनती हैं। जो आंखों की आइरिस होती है, सिलियरी होती हैं, वो कहाँ से बनती हैं? तो भ्रूण के एक्टोडर्म से बनती हैं। फिर देखो, ये शरीर का औसतन 40 से 50% भाग बनाते हैं। ये शरीर का लगभग में कितना भाग बनाते हैं? तो 40 से 50% के बीच में ये भाग बनाते हैं।
पेशी कोशिकाओं के बीच बीच में संयोजी ऊतक होते हैं। पेशी कोशिकाओं के बीच बीच में क्या होते हैं? संयोजी ऊतक होते हैं। संयोजी का मतलब जो जोड़ते हैं वो ऊतक होते हैं। जैसे मानो जैसे कोशिका होती है, ढेर सारी कोशिकाओं से मिलकर ऊतक बनते हैं और ढेर सारे ऊतक से मिलकर अंग बनते हैं और ढेर सारे अंगों से मिलकर अंग तंत्र बनता है। तो इस प्रकार की क्रिया इसमें होती है। देखो, मनुष्य में कुल 639 पेशियां पाई जाती हैं। मनुष्य में कुल कितनी पेशियां पाई जाती हैं? 639 पेशियां पाई जाती हैं। सर्वाधिक पेशियां पीठ में पाई जाती हैं। सर्वाधिक पेशियां कहाँ पर पाई जाती हैं? तो पीठ में पाई जाती हैं। कितनी पाई जाती हैं? तो 180 पेशियां पीठ में पाई जाती हैं। फिर देखो, पेशियां 3 प्रकार की होती हैं। पेशियां कितने प्रकार की होती हैं? ये 3 प्रकार की होती हैं। एक होता रेखित पेशियां, दूसरा होता आरेखित पेशियां, तीसरा होता हृदय पेशियां। रेखित पेशियां, आरेखित पेशियां और हृदय पेशियां। देखो, जिसको कहते हैं स्टेटेड मसल्स, फिर आरेखित को कहते हैं अनस्टेटेड मसल्स और हृदय पेशियों को कहते हैं कार्डियक मसल्स कहते हैं। देखो, रेखित पेशियां क्या होती हैं? अधिकांश पेशियां रेखीय होती हैं। जिनमें से जो 639 पेशियां पाई जाती हैं मानव शरीर में, लगभग 400 पेशियां रेखित पेशियां पाई जाती हैं। 639 में से लगभग में कितनी पेशियां रेखीय पेशियां पाई जाती हैं? तो 400 रेखित पेशियां होती हैं 639 में से। फिर देखो, ये प्रायः रेखित पेशियां प्रायः तंत्रिका तंत्र के चेतन नियंत्रण में मनुष्य की इच्छा अनुसार, जो मनुष्य की इच्छा के अनुसार ये कार्य करती हैं। मनुष्य की इच्छा के अनुसार चेतन नियंत्रण में ये कार्य करती हैं। उन्हें ऐच्छिक पेशियां कहते हैं और उन्हें क्या कहते हैं? ऐच्छिक पेशियां कहते हैं। जैसे देखो, जैसे ये मसल्स है हमारा, इस आकार का लगभग में मसल्स होता है। देखो, ये इन दोनों के छोर पर ये पतले पतले होते हैं और इनको कहते हैं टेंडन। क्या कहते हैं? टेंडन। दोनों पतले छोरों को हम टेंडन कहते हैं। और इनको जूम करके देखोगे तो इस आकार के नजर आएंगे। इनको जूम करोगे तो इस आकार के नजर आएंगे और ज़्यादा से जूम करोगे तो इस आकार के नजर आएंगे। अब देखो, इसको कहते हैं मायोफी। देखो इधर लिखा, इसको कहते हैं मायोफाइब्रिल्स कहते हैं। और जो किनारे पर थी इसको कहते हैं सार्कोडेमेंट कहते हैं। अब देखो, अब अधिकांश रेखीय पेशियां अपने दोनों सिरों पर टेंडन नामक पतली एवं मजबूत डोरी से अस्थियों से जुड़ी होती हैं। जो अधिकांश रेखीय पेशियां होती हैं वो दोनों सिरों पर टेंडन नामक पतली मजबूत डोरी से अस्थियों से जुड़ी रहती हैं और इन्हें कंकालीय पेशियां भी कहते हैं। कंकालीय पेशियां भी कहते हैं। अब जैसे
कोई अंग मुड़ता कैसे, क्यों मुड़ता है या फिर कैसे मुड़ता है। जैसे गर्दन है तो इधर उधर कैसे मुड़ते हैं, तो दो कारण हैं। एक है आकुंचनी पेशी से, जिसको कहते हैं फ्लेक्सर मसल, एक क्या है आकुंचनी पेशी से। दूसरा है पराफरणी पेशी से, जिसको कहते हैं एक्जिटेंजर मसल, एक्जिटेंजर मसल इसको कहते हैं। देखो आकुंचनी पेशी से, इसके संकुचन से अंग मुड़ता है, इसके संकुचन से अंग मुड़ता है और इसके संकुचन से अंग फैलकर सीधा हो जाता है। इसके संकुचन से देखो जो आकुंचनी पेशियां होती हैं तो इसके संकुचन से अंग मुड़ता है और जो पराफरणी पेशी होती है तो इसके संकुचन से अंग फैलकर सीधा हो जाता है और इन दोनों को हम कहते हैं दैहिक पेशियां, और इन दोनों को मिला देते हैं तो कहते हैं इसको हम दैहिक पेशियां, सोमैटिक मसल्स। फिर देखो जैसे अग्रपाद हो गया, पश्चपाद हो गया, पीठ हो गई, तो इस तरह की क्या हो गए हैं दैहिक पेशियां होती हैं। फिर देखो परंतु प्रत्येक तंतु बहुकेंद्रीय, लंबे एवं बेलनाकार होते हैं। प्रत्येक तंतु क्या होते हैं बहुकेंद्रीय होते हैं, लंबे और बेलनाकार होते हैं। देखो रेखित पेशी में कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं, रेखित पेशी में कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं, तो इसमें दो प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। एक होता मायोसिन, दूसरा होता एक्टिन। एक मायोसिन, दूसरा एक्टिन। मायोसिन संरचनात्मक एवं एंजाइमी होती है। जो मायोसिन प्रोटीन होती है वो संरचनात्मक और एंजाइमी होती है। फिर देखो पेशी तंतुओं के चारों तरफ एक आवरण होता है, पेशी तंतुओं के चारों तरफ आवरण होता है, उसको क्या कहते हैं सार्कोलेमा कहते हैं। जो पेशी तंतु होते हैं तो उनके चारों तरफ एक आवरण होता है और उस आवरण को हम क्या कहते हैं सार्कोलेमा कहते हैं। सर्वाधिक दृढ़ पेशी जबड़े की होती है। सबसे अधिक मजबूत पेशी कौन सी होती है, जबड़े की होती है। सबसे अधिक मजबूत पेशी कौन सी होती है, तो आपसे जबड़े की होती है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे मजबूत पेशी कहाँ पर होती है, तो जबड़े में होती है। फिर दूसरा भाग आता आरेखित पेशियां। आरेखित पेशियां देखो खोखले आतरंगों जैसे आहार नाल, मूत्राशय, पित्ताशय, श्वास नली, गर्भाशय, योनि, जनन एवं रुधिर वाहिनियों की दीवार, शिशन, प्लीहा, नेत्रों, त्वचा की डर्मिस आदि में ये होती है। जो आरेखित पेशियां होती हैं वो आहार नाल में होती हैं। ये अनैच्छिक होते हैं क्योंकि इनमें ये स्थिर रहते हैं, ये इधर उधर घूमते नहीं हैं। जैसे आहार नाल हो गए, मूत्राशय हो गए, तो मूत्राशय में नली होती है तो नली क्या इधर उधर घूमती है। पित्ताशय होता है जिसमें पित्ताशय क्या इधर उधर घूमता है। श्वास नली हो गए, तो इसमें जो पेशियां पाई जाती हैं वो आरेखित पेशियां पाई जाती हैं, ये इधर उधर नहीं घूम सकती हैं। फिर देखो इनका अस्थियों से कोई संबंध नहीं होता है और इनका जो अस्थि होती है, हड्डी होती है, तो उससे इनका कोई संबंध नहीं होता है और इन्हीं को हम अनैच्छिक कहते हैं, अनैच्छिक पेशियां कहते हैं। और इन्हीं को हम क्या कहते हैं, अनैच्छिक पेशियां कहते हैं। इनवॉल्यूंटरी मसल्स कहते हैं, इनवॉल्यूंटरी मसल्स कहते हैं। तो देखो इस प्रकार की पेशियां पतली
स्पेंडल तथा केंद्रक वाली होती हैं। इस प्रकार की पेशियां क्या होती हैं? वो पतली होती हैं, स्पेंडल होती हैं, केंद्रक वाली होती हैं। और अनैच्छिक पेशियां, इसी कारण इसमें थकान नहीं होता है। इसी कारण इसमें क्या नहीं होता? थकान नहीं होता है। फिर आता है हमारा हृदय पेशियां। हृदय पेशियां देखो, हृदय पेशियां आपको नाम से पता चल रहा होगा, आपको नाम से पता चल रहा होगा कि ये पेशियां केवल हृदय की मांसल भित्तियों में पाई जाती हैं। आपको नाम से ही पता चला, जैसे हृदय पेशियां हैं, हृदय पेशियां तो ये आपको हृदय में ही पाए जाएंगे, मांसल भित्तियां में पाई जाती हैं। और ये शंखांकित होती हैं, और ये क्या होती हैं? शंखांकित होती हैं। फिर आगे देखो, फिर पेशियों में एक एक केंद्रक उपस्थित होता है। जो हृदय पेशियां होती हैं उनमें एक एक केंद्रक उपस्थित होता है। ये चारों तरफ से सार्कोलेमा से घिरा होता है। और ये क्या होता है? चारों तरफ से किससे घिरा होता है? सार्कोलेमा से घिरा होता है। फिर इन पेशियों में रेखित अरेखित दोनों के गुण पाए जाते हैं। इन पेशियों में रेखित और अरेखित दोनों के गुण पाए जाते हैं। एक केंद्रक दूसरे केंद्रक से अंतर्विष्ट पट्टियों द्वारा अलग होता है, और एक केंद्रक दूसरे केंद्रक से जो अंतर्विष्ट होता है उसकी पट्टियों के द्वारा से अलग होता है। इन पेशियों में स्वतः संकुचन होता है। इन पेशियों में स्वतः अपने आप से क्या होता है? संकुचन होता है, जन्म से लेकर मृत्यु तक। जैसे हृदय की धड़कन सुनते हो तो अपने आप ये होते हैं, और ये बिना थके ही लगातार होती रहती है। जैसे हृदय की धड़कन ये कभी थकती नहीं, ये ऑटोमेटिक जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है। फिर आता है मांसपेशियों की संरचना। मांसपेशियों की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ मसल्स। स्ट्रक्चर ऑफ मसल्स। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रत्येक पेशी कोशिका सार्कोलेमा नामक आवरण से घिरी होती है। जो प्रत्येक पेशी कोशिका है वो किससे घिरी होती है? सार्कोलेमा से घिरी होती है। और इसके कोशिका द्रव्य को सार्कोप्लाज्म, इसके कोशिका द्रव्य को क्या कहते हैं? सार्कोप्लाज्म कहते हैं। इसके कोशिका द्रव्य को देखो, जो पेशी कोशिका होती है ये सार्कोलेमा नामक आवरण से घिरे रहते हैं, और इसी के अंदर द्रव्य पाया जाता है। और इस कोशिका द्रव्य को हम क्या कहते हैं? सार्कोप्लाज्म कहते हैं। फिर इसमें काई अंडाकार और चपटे से केंद्रक होते हैं। इसमें काई अंडाकार और चपटे से केंद्रक होते हैं। प्रत्येक पेशी तंतु अकेली कोशा नहीं वरन बहुकोशिकीय रचना होती। इसमें क्या होता है? इसमें कई अंडाकार होते हैं, अंडाकार और चपटे केंद्रक होते हैं। कई अंडाकार चपटे केंद्रक होते हैं। और प्रत्येक पेशी तंतु एक अकेली कोशा से नहीं होता बल्कि बहुकोशीय रचना होती है इसमें। और इसी को सार्कोप्लाज्मिक जाल या माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। और इसी को हम क्या कहते हैं? सार्कोप्लाज्मिक जाल या फिर माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। और इन दोनों को मिला देते हैं तो बनता हमारा मायोफाइब्रिल।
फाइब्रिल बनता है। फिर देखो, प्रत्येक मायोफाइब्रिल में काली श्वेत पट्टियां पाई जाती हैं। प्रत्येक मायोफाइब्रिल में काली श्वेत पट्टियां होती हैं। काली को ए बैंड से बांधती हैं और जो श्वेत पट्टियां होती हैं उसको आइसोट्रॉपिक पट्टियां भी कहते हैं। जो काली पट्टियां होती हैं उनको ए बैंड भी कहते हैं और जो श्वेत पट्टियां होती हैं उनको हम आइसोट्रॉपिक पट्टियां भी कहते हैं, आई बैंड कहते हैं। फिर एक बात ध्यान रहे, देखो एक बात ध्यान रखना कि जो श्वेत पट्टिकाओं के बीच में एकांतरित व काली पट्टिकाएं होती हैं। एकांतरित काली पट्टिकाएं होती हैं। देखो समझो, जो श्वेत पट्टिकाएं होती हैं उनके बीच में एकांतरित क्या होता है, काली पट्टिकाएं भी होती हैं श्वेत पट्टिकाओं के बीच में। फिर श्वेत पट्टिकाओं के मध्य में एक रेखा होती है जिसे हम हेन्सम्स रेखा कहते हैं। हेन्सम्स रेखा कहते हैं। देखो श्वेत पट्टिकाओं के मध्य में एक रेखा होती है, लाइन होती है, और उस लाइन को हम क्या कहते हैं, हेन्सम्स रेखा लाइन कहते हैं, जिसको एच बैंड से भी प्रदर्शित करते हैं। फिर देखो थकावट क्यों आती है। थकावट के बारे में देखो, यदि पेशियों को कुछ समय तक निरंतर अकुंचन करना पड़े तो उनमें अकुंचन की क्षमता धीरे धीरे कम हो जाती है। यदि पेशियों को निरंतर लगातार कुछ समय तक क्या करना पड़े, अकुंचन करना पड़े, बिना रुके एकदम लगातार संकुचन करती रहें वो, तो उसमें धीरे धीरे उनकी क्षमता कम होने लगती है। अतः लैक्टिक अम्ल की अधिक मात्रा जमने के कारण अकुंचन हो ही नहीं पाता है और इसी को हम क्या कहते हैं, थकावट कहते हैं। और कुछ समय बाद फिर ये थकावट से मुक्त हो जाते हैं। देखो समझो आप लोग, जैसे पेशियां होती हैं वो अगर लगातार निरंतर काम करती रहेंगी तो उसमें क्या होगा, वो उनकी क्षमता धीरे धीरे कम हो जाती है और उसमें लैक्टिक अम्ल की मात्रा अधिक जमने के कारण अधिक होने लगती है और वो धीरे धीरे जमने लगती है और इन्हीं में अकुंचन ही नहीं हो पाता है और इसी को हम थकावट कहते हैं। जब थोड़ी देर कुछ समय बाद आराम कर लोगे तो थकावट दूर हो जाती है, फिर से आप वही अकुंचन होने लगता है। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर से करें। जय हिंद। थैंक यू सो मच।